अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है, कैसे हैं? आज हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे आयंस को। आयंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक अच्छी सी बात बता दूं। बेटा, एक फिक्रा है, टॉप ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज वैकेंट। हर चीज की टॉप खाली होती है। रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, रिकॉर्ड्स टूट कर टॉप को हासिल कर लिया जाता है। तो बेटा, अब आप आ गए हो, लेक्चर नंबर 4 गेट कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी का पर्पस बनाए। आपने डिसाइड कर लिया है, आपने मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग जाना है। डिसाइड करने के बाद अब अपना एक पर्पस, एक मकसद बना ले। बेशक आजकल हालात बहुत खतरनाक चल रहे हैं, कोरोना, लेकिन आप ऑनलाइन लेक्चर लें, गेट करें और अच्छे तरीके से डट जाएं। और टॉप आपने जो हासिल करनी है, टॉप आपका इंतजार कर रही है, टॉप सीट आपका इंतजार कर रही है कि आपके गले में मेडल हो, गोल्ड मेडल बोर्ड की तरफ से, कि आप गेट कर सकते। पहले हमेशा ख्वाब देखा जाता है, फिर उसकी ताबीर मिल जाती है। फर्स्ट एटम ख्वाब देखना, उसके बाद ताबीर। हार्ड वर्किंग दरमियान में होता है जो उसको लेकर जाता है। तो आप अपना पर्पस, अपना मकसद तय करके डट जाएं और अपना एक टाइम टेबल बना लें, उसके तहत आप आगे बढ़ते जाएं। तो ये आज की अच्छी बात क्लियर हुई। उसके बाद हम, जैसा कि आपको पता है कि पीछे जो प्रीवियस लेक्चर में हम एटम पर बात की थी, मैटर का स्मॉलर पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल पर बात की थी, स्मॉलर पार्टिकल होता है। इसी तरह आयंस भी मैटर का ही हिस्सा है, स्मॉलर पार्टिकल है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। आयंस दो तरह के होते हैं। एक आयंस एटम से बनते हैं जिनको सिंपली आयंस कहते हैं। एक मॉलिक्यूलर से बनते हैं जिसको मॉलिक्यूलर कीटायन या इनआयंस कहते हैं। यानी दोनों से बनते हैं। जो सिंपली एटम से बनते हैं उनको सिंपल कीटायन या एनायंस आयंस कहते हैं, और मॉलिक्यूल से बनने वाले आयंस को कीटायन, मॉलिक्यूलर कीटायन या मॉलिक्यूलर इनायन कहते हैं। अब हम पहले पार्ट में सिंपल जो एटम से बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले बात में आपको ये बात बता दूं कि जो भी न्यूट्रल एटम होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, इसलिए कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए अब आयंस की हम डेफिनेशन करते हैं जी। द स्पेशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। वो स्पेशीज जो पॉजिटिव चार्ज रखते हो या नेगेटिव रखते हो उनको आयंस कहते हैं। देखें आपके पास सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव, ठीक हो गया। इसके अलावा क्लोरीन नेगेटिव, ठीक हो गया। ये सारे आयंस हैं मैंने जो लिखे, दीज आर आयंस एट स्ट्रॉन्ग। अब आयंस कितनी तरह के होते हैं जी? आयंस आपके पास दो तरह के। जो पॉजिटिव चार्ज रखे उसको पॉजिटिव आयन और केटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटाइन। इनमें आपके पास सोडियम आ सकता है पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव आ सकता है, H पॉजिटिव, ये सारे आपके पास केटाइन है। दूसरे, अगर आपके पास मैटर या जो पार्टिकल है, स्पेशीज नेगेटिव चार्ज रखता है उसको नेगेटिव और इनाइन कहते हैं। तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोराइड देख लें, ब्रोमाइड देख लें, आयोडाइड देख लें, और ये आपके पास जो है नेगेटिव एनाइंस है। ठीक हो गया जी। अब जो है पहले हम पॉजिटिव आयन या कीटायन को डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव आयन और केटायन, इसको डिस्कस करें। इसको डिस्कस करने से पहले ये बता दूं कि जैसे मैंने शुरू में बताया, ये एटम से बनते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसलिए एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो या न्यूट्रल तस्वर होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो पॉजिटिव बनेंगे। तो व्हेन
neutral, when neutral atom lose one or more electron, cation is formed। जब कोई न्यूट्रल एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो आपके पास केटाइन या पॉजिटिव आयन बन जाता है। जैसा कि सोडियम पॉजिटिव, अभी मैंने बात की एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3, ये सारे आपके पास केटाइन। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम लें, अगर आपके पास ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन का एटम है। अगर ये एक अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन इसका जो है लूज हो गया है, ये चला गया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, H पॉजिटिव बन, तो ये आपके पास केटाइन बन, क्या बन गया? केटाइन। इसी तरह दूसरे न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं अपने आखिरी शेल से तो वो केटाइन या पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। और ये जो है द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंड upon नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम। कि चार्ज कितना है, पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 3 है, वो डिपेंड करता है जो जितने एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट किए एटम के जरिए। आप देखो सोडियम पॉजिटिव में आपके पास एक चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। इस पर एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 चार्ज है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। कैल्शियम पॉजिटिव 2 लिख लें, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये आपको इल्म होना चाहिए कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो रेशियो होती है इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये एटम का मास होता है, ये न्यूक्लियस में ये तो मौजूद रहता है। ये इलेक्ट्रॉन ही है जो लॉस्ट और गेन किए जाएंगे बाय एटम। ठीक है, अगर एटम लूज कर देगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, गेन कर देगा तो नेगेटिव। जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो उसमें फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो लॉस्ट या गेन होते हैं। अब हम जो ये आगे पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन या पॉजिटिव आयन का बनना इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कि आपके पास जो एटम है जब ये पॉजिटिव बनता है तो इसका बनने का अमल जो है एंडोथर्मिक होता है। ये बयान करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। वो कहता है कि व्हाई फॉर्मेशन ऑफ केटाइन पॉजिटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक क्या है। थर्मिक दो तरह की होती है, एक एंडो एक एक्सो। थर्मिक हीट को कहते हैं, अगर हीट सिस्टम से जा रही हो दूर तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। अगर सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है तो एंडो कहते हैं अंदर की तरफ जाना किसी सिस्टम में। तो एंडोथर्मिक अगर सिस्टम से बाहर जा रही हो तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक हीट सिस्टम ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जॉर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फॉर्मेशन ऑफ केटाइन हो। देखेंगे जरा गौर करें, यहां पर मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, इसके आखिरी शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का एटम। अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचे हुए है। इसकी न्यूक्लियस की एटम जो न्यूक्लियस है एटम का, इसकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कशिश है, अट्रैक्शन है। तो आपने इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, तोड़ना है। आप जब हीट देंगे तो इनकी अट्रैक्शन ब्रेक होगी, टूटेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ, और नतीजतन जो आपके पास एटम है वो H पॉजिटिव बन जाएगा। तो
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है, हीट अब्सॉर्ब होती है, सो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बस के जी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसके अब मुझे ये बताएं कि अगर मसलन मैग्नीशियम है, हम एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब कर निकलाते हैं तो एम जी पॉजिटिव 1 बनता है, ठीक हो। फिर हम एक इलेक्ट्रॉन और निकलवाते हैं एम जी पॉजिटिव 1 से, ये एम जी पॉजिटिव 2 हो गया। हम एक और इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं एम जी पॉजिटिव 2 से, ये एम जी पॉजिटिव 3 हो गया। ठीक है, तो मुझे बताएं किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। पहले वाले को मैं डेल एच 1 कह देता हूं, दूसरे वाले को मैं डेल एच 2 कह देता हूं, और तीसरे वाले को डेल एच 3। किस कैटायन की एनर्जी ज्यादा होगी जिसको बनाने के लिए? भाई डेल एच 3 सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर जो आपके पास एम जी पॉजिटिव 2 है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की ऊपर इसकी पॉजिटिव की जो अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा है प्रीवियस पीछे वालों की निस्बत, तो यहां सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे कम एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी? डेल एच 2 वाले में। यहां पर इसकी निस्बत पॉजिटिव चार्ज कम है और इसकी निस्बत ज्यादा है, तो यहां पर जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इसकी निस्बत कम होगी और इसकी निस्बत ज्यादा होगी, इसलिए इसकी एनर्जी इसकी निस्बत ज्यादा होगी, इसकी निस्बत कम होगी। डेल एच 1 की एनर्जी सबसे कम होगी। वजह क्या है? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज बकाया दोनों की निस्बत कम है और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है बकाया की निस्बत सबसे कम। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कम एनर्जी, अगला इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पीछे ज्यादा हो जाते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा हो जाती है, ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी। फिर उससे आगे तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए और एनर्जी, क्योंकि प्रीवियस जो पॉजिटिव चार्ज है जिससे आपने निकालना है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा हो चुकी है। बेटा कॉम्प्लेक्स के टाइम क्या होता है जो मैंने लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स पेचीदा, जैसा कि नाम ही से जाहिर है, जिसके अंदर पेचीदा एक से ज्यादा एटम्स होंगे, तो कॉम्प्लेक्स के टाइम कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कॉम्प्लेक्स कैटायन कहते हैं। जैसा कि आपके पास हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, ये सारे आपके पास ऐसे जो है ग्रुप ऑफ एटम होंगे और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको कॉम्प्लेक्स कैटायन कहते हैं। या आपके पास पॉजिटिव ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये कम स्टेबल होते हैं इसलिए ये तादाद में कम होते हैं, तादाद में कम होते हैं। हम आगे एक वैलेंसी पर बात करना चाह रहे हैं जो हमें कॉन्सेप्ट देगी एक कि कितने एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितने गेन कर सकता है। वैलेंसी, वैलेंसी हमारे पास दो तरह की होती है बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंसी और दूसरी कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी जैसा कि नाम ही से जाहिर है, ये इन आयनिक कंपाउंड होती है, आयनिक कंपाउंड के अंदर पाई जाती है। ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए उसकी बुनियाद पर। जैसा कि सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है +1 और क्लोरीन एक गेन करता है, उसकी आ जाएगी -1 और इसको फुल चार्ज के साथ लिखा जाता है। और कोई भी एटम
मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जैसा कि एल्यूमिनियम। और कोई भी एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन गेट कर सकता है, जैसा कि नाइट्रोजन। तो एक एटम लूज लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन, एटम लॉस्ट ये एटम गेन atom last 3 electron, atom gain 3 electron maximum। ये आपके पास ठीक है, मैक्सिमम। और इसके मुखालिफ जो वैलेंसी होती है, ये आपके पास पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव से इसको ज़ाहिर करते हैं। ये वैलेंसी इन कोवलेंट कंपाउंड होती, कोवलेंट कंपाउंड ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और ये आपके पास वैलेंसी जो है ये ज्यादा होगी मोर देन पॉजिटिव या 3। ये यानी कि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और 3 से ज्यादा गेन भी, यानी कि वो शेड के दरमियान होगी ना, लॉस तो नहीं होंगे, वो जस्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो इन कोवलेंट कंपाउंड होंगे। तो इस तरह वो जो मरकजी एटम है वो यानी कि पॉजिटिव 5 वैलेंसी भी रख सकता है, पॉजिटिव 6, पॉजिटिव 7, 3 से ज्यादा पॉजिटिव भी रख सकता है और 3 से ज्यादा नेगेटिव भी रख सकता है। जिस तरह के आपके पास इसमें क्लोरीन देखें, HCl4 में क्लोरीन जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव 7 वैलेंसी कैरी कर रही होती है। क्लोरीन HCl3 में प्लस 5 वैलेंसी कैरी कर रही होती है, मरकजी एटम है। HCl2 में जो है आपके पास पॉजिटिव 3 वैलेंसी कैरी कर रही होती है। अब हम जो वैलेंसी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाले आएंगे, जो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन की बुनियाद पर सिंपल कैटायन एनायन जो फुली बनते हैं वो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कोई एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3, बस यहां तक। अगर चौथा करेगा तो इसकी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए। और कोई एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन गेट कर सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन -3। तो लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। जो कोवलेंसी होती है ये ड्यूरिंग कोवलेंट कंपाउंड है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इनका चार्ज +7 +5 +6 हो सकता है। इसी तरह नेगेटिव +5 +4 हो सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है, क्लोरीन HCl4 में +7, HCl3 में +5, HCl2 में +3 रखती है। जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोकोवलेंसी है, आयंस है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन गेट कर सकता है। तो आगे हम जाते हैं जी, हमारे पास है नेगेटिव आयन या इनायन। नेगेटिव इनायन या इनायन जिसे हमने डिस्कस करना है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इनायन आगे हमने डिस्कस करना है, इनायन नेगेटिव चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज। When neutral atom gain one or more electron, anion is formed। जब न्यूट्रल एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन गेट करता है, एनायन बन जाता है। क्लोराइड Eg, ब्रोमाइड Eg, अब फ्लोराइड एग्जांपल हो गई, हाइड्राइड आयन Eg। तो इसमें यह होता है कि एक जब कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेट करता है तो वो एनायन बन जाता है। इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज
is equal to number of electron gained by atom। के किसी भी इनाइन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन इनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय एटम, के एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं, ठीक है, इन एनाइन। अब मिसाल के तौर पर आपके पास अब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेट किया है, इसी तरह मैं कह देता हूं आपके पास ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेट करे तो इसके ऊपर -2 चार्ज होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेट किए हुए हैं। अब देखिए हमारे पास अगर हाइड्रोजन एटम है, इसके आखिरी शेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, इनाइन बन जाएगा हाइड्रोडाइन, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेट कर लिया है। अब फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव या एनाइन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, प्रूव दैट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, नेगेटिव चार्ज वाला जो एटम है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसको प्रूव करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाता है। किसी भी एटम के आखिरी शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो एनर्जी रिलीज होती है। ये अभी हमने पढ़ा था एक्सो और एंडो क्या फर्क होता है। अगर हीट अंदर जाती है किसी बॉडी के, एंडो अंदर की तरफ, एक्सो बाहर की तरफ, अगर हीट रिलीज होती है तो एटम को जब हम ऐड करते हैं तो हीट रिलीज होती है। वजह जी देखें जी, जब आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं तो वहां पर 2 फोर्सेस अमल करते हैं। एक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, और दूसरी फोर्स जो न्यूक्लियस है आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों की एनर्जी डिसाइड करेगी कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अब आने वाला इलेक्ट्रॉन, पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन जो उसको रिपेल करता है, इस रिपल्शन को खत्म करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी को हम रिपल्शन लिख लेते हैं। पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, रिपल्शन को खत्म करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। और उसी वक्त न्यूक्लियस जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, अट्रैक्शन हो रही होती है, तो इस एनर्जी को हम ले लेते हैं अट्रैक्शन, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन। वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, अट्रैक्शन की वजह से हमें पता है एनर्जी जो है आपके पास वो रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो आपके पास डिसाइड करेगा कि क्या एनर्जी अब्सॉर्ब होगी या रिलीज। भाई जो अट्रैक्ट कर रहा होता है, अट्रैक्शन मच ग्रेटर देन रिपल्शन, अट्रैक्शन मच ग्रेटर देन रिपल्शन, इसलिए अट्रैक्शन की जो एनर्जी है वो रिपल्शन की एनर्जी से ज्यादा होती है, ज्यादा रिलीज हो रही होती है, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही होगी। जो डेल एच है वो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, या आप एच भी लिख सकते हो, एनर्जी की टर्म में एच भी आप लिख सकते हो, तो डेल एच नेगेटिव आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो, आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, उसकी रिपल्शन को खत्म करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। उसी वक्त न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसकी अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और अट्रैक्शन चूंकि बहुत ज्यादा होती है इसलिए ओवरऑल एनर्जी रिलीज होती है। डेल एच इज नेगेटिव आता है यूनि नेगेटिव आयन की केस में। यूनि नेगेटिव आयन के केस में ये होता है। लेकिन अब देखें ना, अगर ऑक्सीजन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसका O-1 जो नेगेटिव है ये आपके पास डेल एच नेगेटिव आएगा। लेकिन डाई नेगेटिव के केस में भाई मामला उल्ट हो जाता है, क्योंकि डाई नेगेटिव के केस में आपके पास
जो रिपल्शन है वो ज्यादा हो जाती है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद है, रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, और न्यूक्लियस जो उसी वक्त अट्रैक्ट कर रहा होता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है। रिपल्शन की वजह से वो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, और अट्रैक्शन वाली एनर्जी जो रिलीज है वो कम हो जाती है। फिर अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिपल्शन की वजह से एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्ब होगी। डाइनेगेटिव के केस में भी, ट्राइनेगेटिव के केस में भी ये मामला उल्ट हो जाता है। डाइनेगेटिव, ट्राइनेगेटिव, टेट्रानेगेटिव जितने भी आप बनाएंगे उनके केस में यह रिजल्ट उल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होता है, और रिपल्शन की वजह से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम होती है और एनर्जी कम रिलीज होती है। इसलिए रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी ज्यादा ऑब्जॉर्ब होगी। तो डाइनेगेटिव के केस में पॉजिटिव, ट्राइनेगेटिव के केस में पॉजिटिव होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आप यहां और ऐड करोगे तो तब भी ये आपके पास जो है ये डेल एच पॉजिटिव। क्लियर हो गया जी? अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेगेटिव आयंस हैं या कॉम्प्लेक्स एनायंस, ऐसे एटम जो ग्रुप ऑफ एटम नेगेटिव चार्ज रखते हैं उनको कॉम्प्लेक्स एनायन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम which have नेगेटिव चार्ज उनको कॉम्प्लेक्स एनायन कहते हैं। जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है, SO4 हो गया -2, कार्बोनेट हो गया, HCO3 हो गया -1, ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स एनायन। और कॉम्प्लेक्स जो एनायन होते हैं इनकी तादाद कॉम्प्लेक्स केटायन से ज्यादा होती है। वजह मैं आपको बताता हूं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो ज्यादा देर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनकी तादाद ज्यादा होती है कि ये मोर स्टेबल होते हैं देन कॉम्प्लेक्स केटायन, इसलिए इनकी तादाद भी ज्यादा होती है। आगे जी हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयंस दो तरह से पैदा होते हैं, एक एटम से, सिंपली आपने जो पढ़े हैं आयंस, दूसरे मॉलिक्यूल से जिसको मॉलिक्यूलर केटायन या एनायन कहते हैं। इसके साथ ही हमारे पास अगली टर्म है मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस बात करते हैं जी, मॉलिक्यूलर आयन जी, मॉलिक्यूलर आयंस when neutral molecule gain or lose electron, molecular ion is produced। कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है मॉलिक्यूलर आयंस पैदा हो जाता है, जैसा कि CH4 पॉजिटिव, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव, और इसके अलावा आप और मॉलिक्यूल्स देख लें N2 नेगेटिव। सिंपली आयन की तरह ये भी दो टाइप्स रखते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस की भी दो टाइप्स होती हैं, मॉलिक्यूलर केटायन, मॉलिक्यूलर एनायन। अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो केटायन पैदा हो, अगर गेन करता है तो एनायन पैदा होता है। ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर आयंस की भी दो टाइप्स हैं, लाइक सिंपल आयन, मॉलिक्यूलर केटायन एंड मॉलिक्यूलर एनायंस। अब मॉलिक्यूल आयंस पैदा कैसे होते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम or X-rays or alpha particles मॉलिक्यूलर आयंस पैदा कैसे होते हैं? मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड
when electron beam, X-rays or alpha particle are passed through molecules in gaseous state. के मॉलिक्यूल्स जब गैसियस स्टेट में होते हैं उनमें से अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बीम या एक्स रेज गुजारे तो मॉलिक्यूल आयंस पैदा होते हैं। दोबारा फिर सुन लें कि मॉलिक्यूल्स जब गैसियस स्टेट में होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन बीम या एक्स रेज या अल्फा पार्टिकल गुजारे तो मॉलिक्यूलर आयंस पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन बीम मॉलिक्यूल एम सपोज करें इसके ऊपर फेंकते हैं तो ये कैटायन पैदा हो रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहां पर जो मॉलिक्यूलर कीटाइंस हैं ये ज्यादा होते हैं, मॉलिक्यूलर कीटाइन ज्यादा होते हैं देन मॉलिक्यूलर एनाइन। इसकी 2 रीजंस है। रीजन नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं जी, मॉलिक्यूलर कीटाइन जो है मॉलिक्यूलर एनाइन से ज्यादा होते हैं। रीजन नंबर 1, एक तो मॉलिक्यूलर कीटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल देन मॉलिक्यूलर एनाइन। एक रीजन पहले ये है कि मॉलिक्यूलर कीटाइन जो है मॉलिक्यूलर एनाइन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये लेस स्टेबिलिटी की वजह से फिर मॉलिक्यूलर कीटाइन की तादाद मॉलिक्यूलर एनाइन से ज्यादा होती है। दूसरी रीजन ये है, रीजन नंबर 2, अब जब हम इलेक्ट्रॉन बीम फेंकते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, देखिए इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के ऊपर फेंक रहे हैं, तो 2 अमल हो सकते हैं। एक, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाकर ऐड हो जाए, इसे नेगेटिव एनाइन बना दे। दूसरा, मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बीम उसको रिपेल करे, रिपल्शन के नतीजे में वो बाहर निकल जाए और ये कीटाइन बन जाए। ये दूसरे वाला प्रोसेस 100% होता है। वजह, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है ये तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाई एनर्जेटिक होती है। जब ये जाकर इसके साथ मॉलिक्यूल के साथ टकराती है, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराती है, तो उसकी रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि अभी आयंस में हमने पढ़ा है कि उस वक्त 2 फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती। जब इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में ऐड होता है वो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, रिपल्शन की वजह से एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है। उसी वक्त जो न्यूक्लियस होता है आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी, दोनों ऑप्शन एट ए टाइम अमल कर रहे होते हैं कि आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन चूंकि हाई एनर्जेटिक बीम है, हाई एनर्जेटिक बीम है, रिपल्शन बहुत ज्यादा है, रिपल्शन बहुत ज्यादा है, रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको रिपेल करती है और जिसके नतीजे में पॉजिटिव बनता है। तो 100% चांस है कि कीटाइन बनेगा, क्योंकि हाई एनर्जेटिक बीम है, ये जाते ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है, बहुत एनर्जी होती है। एक ये, और अगर हम फॉर एग्जांपल एक्सरे इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे जो है ये बंडल ऑफ एनर्जीज है, बंडल ऑफ एनर्जीज है। जब इसको मॉलिक्यूल के ऊपर कोलाइड करवाते हैं तो ये जाकर इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके निकालता है और पॉजिटिव आयन बनता है। भाई ये एनर्जी है, ये जैसे ही जाएगा इस आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। सेकंड केस में भी आपके पास एम पॉजिटिव बन रहा है। इसके अलावा हीलियम जो आपके पास ये अल्फा पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव 2 चार्ज रखते हैं, जब इनको मॉलिक्यूल के ऊपर फेंकते हैं ये राखी पॉजिटिव चार्ज रहे, ये इलेक्ट्रॉन को जाकर वहां पर रिपेल करेंगे, जाकर स्ट्राइक करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने का चांस ही नहीं है पॉजिटिव है ना, तो जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो आपके पास पॉजिटिव आयन पैदा होगा। तीनों केसेस में, अल्फा पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन बीम या जो आपके पास एक्स रेज है, जब इनको डाला जाता है
तो 100% चांस है कि पॉजिटिव आयन पैदा होता है। तो बेटा मॉलिक्यूलर आयंस, आप हमारा टॉपिक खत्म हुआ। मॉलिक्यूलर आयंस क्यों जरूरी होते हैं इसकी मैं आपको बता देता हूँ। बार बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसकी दो एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, उसकी मैस मालूम नहीं हो सकती, कोई मेथड नहीं आसानी से। अलबत्ता अगर उस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट कर लिया जाए, कैटायन या एनायन में, तो उसकी मैस मालूम की जा सकती है। मैस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन कैन बी डिटरमाइंड, बट मैस ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट डिटरमाइंड। मॉलिक्यूल की मैस मालूम नहीं होती, लेकिन इसकी निस्बत आसानी से मॉलिक्यूलर आयन की मैस डिटरमाइन हो सकती है और होती है, इसलिए ये इसकी पहली इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस ये कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो विद हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर आयन मालूम की जाती हैं, मॉलिक्यूलर आयन में मालूम की जाती है। तो बेटा अभी एक मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट दे दूं कि कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन और मॉलिक्यूलर आयंस में फर्क होता है। कॉम्प्लेक्स कैटायन पढ़ा था H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स एनायन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, इनको हम मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। ये कभी पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते, पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इनको हम सिंपल कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल कॉम्प्लेक्स एनायन कहेंगे। मॉलिक्यूलर कैटायन, मॉलिक्यूलर एनायन वही होता है जो एज ए मॉलिक्यूल के तौर पर पहले एग्जिस्ट करे। मसलन आपके पास देखें कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको मॉलिक्यूलर आयंस कह सकेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आपके पास पॉजिटिव आयन बनाता है या इलेक्ट्रॉन गेट करके नेगेटिव आयन, क्योंकि ये पहले एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर आयंस कहेंगे। जबकि कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन जो ग्रुप ऑफ एटम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे होते हैं, ये पहले अपनी हिस्ट्री नहीं रखते, ये पहले वजूद नहीं रखते, ये पहले मॉलिक्यूल के तौर पर मौजूद नहीं होते, इसलिए इनको कभी मॉलिक्यूलर आयंस नहीं कह सकते। तो मॉलिक्यूलर आयंस सिर्फ उनको कहेंगे जो पहले अपनी वजूद रखते हैं एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके मॉलिक्यूलर आयंस बनाते हैं। तो बेटा आप और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आएंगे और आपको एक अच्छी सी इंफॉर्मेशंस देंगे। और अगली वीडियो हमारी होगी रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटोप्स की। इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।